अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारी लेसन है दैट इज़ ऑफ क्लास 11th हॉर्नबिल इंग्लिश, दैट इज़ फादर टू सन। इट इज़ अ पोइम बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। इस पोइम को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप वो देख सकते हैं। आज हम इस पोइम के बारे में जो इसकी दूसरी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, या जो इसका थीम समरी, राइटर्स बैकग्राउंड, या खासकर जो इसके लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो शायर ने उसमें एम्प्लॉय किए हैं, वो हम आज देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस पोइम। इट इज़ दिस द पोइम इज़ फ्रॉम द फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इस पोइम में जो ज़्यादा बात की गई है वो फादर के पर्सपेक्टिव से की गई है। फादर को इसमें अहम रोल दिया गया है बनस्बती के जो इसमें सन है उसका बेटा है। द पोइम इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड अ सन एंड द कॉम्प्लिकेशन इज इन्वॉल्व इन इट। ये पोइम जो बेसिक है, इसकी जो बेस है, जिस पे बेस्ड है, एक्चुअली ये रिलेशनशिप है जो बाप बेटे के दरमियान है, और जो उनमें एक तरह की दरार आती है, एक तरह का उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ड्यू टू कन्फ्यूजन और ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग और ड्यू टू जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप जिसको बोलेंगे। तो वो सब चीज़ें इसमें शायर ने हमें समझाने की कोशिश की है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। इट स्टार्ट स्टेंजा शोज द फादर डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ हिज सन। जो इसका पहला स्टेंजा है, इसमें जब हम ये शुरू ही करते हैं तो जो फादर है वो कह रहा है कि उसको अब समझ नहीं आ रहा है कि उसके बेटे की लाइक्स, पसंद और जो नापसंद है वो क्या है। क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे अब अपना ही बेटा समझ नहीं आ रहा है कि ये इसके दिमाग में या इसके मन में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज इनर माइंड। इसके दिमाग के अंदर क्या बात चल रही है, वो क्या सोच रहा है। दो दे हैव अ बॉन्डिंग, अगर जो उनके बॉन्डिंग है, उनका रिश्ता है, ये बचपन के साथ उसके साथ ही जब से ये बड़ा हुआ है, इसका बेटा उसी के घर में पला हुआ है जो फादर है। बट नाउ दे हैव ए ह्यूज गैप, दे हैव ए ह्यूज कम्युनिकेशन गैप विद ईच अदर। उनके दरमियान अभी वैसा तालमेल, वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। द पोइम इज़ अ फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। ये अगर हम देखेंगे ये एक तरह की कन्वर्सेशन है, खासकर मोनोलॉग। और मोनोलॉग मोनोलॉग हम बोलते हैं जब खाली एक कैरेक्टर की जो स्पीच है वो बयान की गई है। जो राइटर है उसने उसमें जो स्पीच ज़्यादा किसके मुंह से बोली है, दैट इज़ फ्रॉम द फादर्स माउथ, उसी को इसमें उसने बात करने का ज़्यादा हक दिया है। और एन लिरिकल बैलाड, ये एक तरह के वो बैलाड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें एक तरह की वो एलिमेंट भी मौजूद है। दे हैव डिफरेंस इन थिंकिंग। इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि बाप बेटू के दरमियान जो अभी थिंकिंग है, सोच समझ है, वो बिल्कुल अलग हो गई है, क्योंकि उनकी जनरेशन की गैप है। अलग अलग दौर में ये दोनों पैदा हुए हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी सोच समझ, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स, प्रायोरिटीज़, प्रेफरेंसेस, वो भी उसी हिसाब से डेवलप हुई है। तो लास्ट में हम देखते हैं एम्प्टी हैंड, ये एक दूसरे की तरह खाली हाथ बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि सलाह करे, फिर से एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाए और आराम से रहे। तो ये एम्प्टी हैंड हमें एक तरह से बोल रहा है कि वो सब पिछला जो उनके दरमियान जो नाराज़गी हैं वो सब भूल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इट शोज़ दैट दे हैव नथिंग टू शेयर विद ईच अदर नाउ। उनके दरमियान अब ऐसा कुछ बाकी नहीं रहा है जिस पे वो एक दूसरे के साथ सलाह कर सके। ये खाली एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज, एक फजूल का काम अब बन के रह गया है। तो चाइल्ड बिकम्स व्हाट ही लाइक हिमसेल्फ, क्योंकि जो उसका बच्चा है, जो इसका बेटा है, वो अभी जवान हुआ है और वो वही बनना चाहता है जो अब वो बनना चाहता है। वो अब फादर का जो रोल है उसकी लाइफ में, वो तकरीबन वो नहीं चाहता कि उसका बाप उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे, उसकी लाइफ में मुदाखलत करे। सो इट शोज़ इंडिविजुअलिज्म ऑफ हिज सन। अब उसका बेटा चूँकि बड़ा हुआ है, अब वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे सब काम करने को तैयार है। अब वो फादर की जो उसके लाइफ में इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल लुक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द पोइटस। इसकी जो पोइटस है दैट इज़ एलिजाबेथ जॉन जेनिंग्स, इज़ एन इंग्लिश पोइट। वो एक इंग्लिश पोइट है, इंग्लैंड से है। हुज वर्क रिलेट इंटेंसली पर्सनल। उसके जो वर्क्स हैं, काम हैं, वो इंटेंसली पर्सनल मैटर्स पे होती हैं। उसने जो राइटिंग्स की हैं, पोइम्स लिखी हैं या कुछ दूसरी चीज़ें लिखी हैं, वो जो इंटरनल जो फैमिली रिलेशन के दरमियान आपस की जो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं या मैटर्स होते हैं या वो फीलिंग्स होती हैं, वो चीज़ें ज़्यादा उसकी शायरी में पाई जाती हैं इन अ प्लेन स्पोकन
ट्रेडिशनल एंड ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज। उसकी जो ज़बान है एक तो वो प्लेन स्पोकन है, बिल्कुल सादा सी ज़बान है जो आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ सके। ट्रेडिशनल रिवायती अंदाज से है, ऑब्जेक्टिव स्टाइल, और बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव डिस्पैशनेट और अनबायस्ड स्टाइल से वो बयान करना चाहती है। जैसा कि उस पोइम में भी हम देखते हैं जो फादर हैं वो अपना पर्सपेक्टिव देता है कि मेरे बेटे या मेरे बच्चे में कौन कौन से ये बुराइयां हैं या वो मेरे साथ कैसे नाइंसाफ़ी करते हैं, लेकिन जो बेटा है वो भी आखिर एंड पे अपनी व्यू देता है कि उसके साथ भी जो मसले हैं, वाई ही इज़ एंग्री, वाई ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, या वाई ही इज़ नॉट हैविंग गुड रिलेशन विद द फादर, वो भी अपनी राय देते हैं। सो द राइटर हैज़ गिवन ए सॉर्ट ऑफ पुट हिज राइटिंग इज इन अ सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टाइल, बिल्कुल वो ऑब्जेक्टिव डिस्पैशनेट स्टाइल, वो किसी का साइड नहीं लेते हैं। तो इसकी जो नोटेबल वर्कर्स हैं दैट इज़ द ब्लैक आइड सुसन, और देन देयर इसकी जो बर्थ हुई है दैट इज़ ऑन जुलाई 18, 1926 इन बोस्टन इंग्लैंड। ये एक जगह है बोस्टन इंग्लैंड में, वहाँ पे उसकी बर्थ हुई है 1926 को, 18 जुलाई का डेट था। एक बोस्टन अमेरिका में भी है लेकिन ये वो वाला बोस्टन नहीं है। एंड ही डाइड ऑन अक्टूबर 26, 2001 एट द एज ऑफ 75, और उसकी जो डेथ हुई है वो अक्टूबर 26, 2001 में हुई है एट द एज ऑफ 75। उस वक्त उसकी जो उम्र थी वो 75 ईयर्स की थी। The poem is about the anguish of a father who don't have a good relationship with his son। और जो ये poem है अब it is about the anguish of a father, जो एक बाप का गुस्सा है, उसकी नाराज़गी है, who don't have good relationship with his son, जिसकी अपने बेटे के साथ जो ताल्लुकात है वो ज़्यादा ठीक नहीं है, स्ट्रेन रिलेशन है। हिज सन इज़ नाउ ग्रोन अप, उसका जो बेटा है वो अभी बड़ा हो गया है, एंड इज़ बिजी इन हिज लाइफ, और वो अपनी ज़िंदगी में मगन है। द फादर इज़ बेटर अबाउट द जनरेशन गैप, जो ये फादर है ही इज़ बेटर अबाउट द जनरेशन गैप। द फादर इज़ बेटर अबाउट द जनरेशन गैप बिटवीन देम एंड द फीलिंग ऑफ सेपरेशन। जो फादर हैं वो बेटे के मुतलिक उसकी जो अप्रोच है वो बड़ा बेटर है, उसमें एक तलखी है क्योंकि उन दोनों के दरमियान एक जनरेशन गैप है एंड द फीलिंग ऑफ सेपरेशन, और उसको जो लग रहा है कि उसका बेटा अब उसके साथ उसके बिल्कुल सेपरेट हो गया है, उसके साथ अब उसका कोई वास्ता नहीं है। वो पुराना जो बचपन में उसके साथ उसकी एक गर्म जोशी थी, एक रिश्ता था, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ही शेयर्स हिज फीलिंग्स बाय सेइंग he doesn't know much about his son and there is no sign of understanding। तो he doesn't know, उसको पता नहीं है much about his son, अपने बेटे के बारे में। अब तो जो फादर हैं, अगर हम देखेंगे जब हम पोएम पढ़ते हैं तो इसकी पहली लाइन में ही जो फादर हैं वो कह रहे हैं कि मुझे अब अपना ही बेटा अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, व्हाट इज़ रनिंग इन द इनर ऑफ हिज माइंड, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग का भी कोई साइन, कोई अलामत नज़र नहीं आ रही है, कोई प्रॉस्पेक्ट नज़र नहीं आ रहा है कि बाप बेटे के दरमियान सलाह हो जाएगी। ही वांट्स देयर रिलेशनशिप टू बी जस्ट लाइक व्हेन हिज सन वाज अ चाइल्ड। जो फादर है वो चाहता है कि उसके बेटे के साथ उसकी रिलेशनशिप वैसी ही हो जाए, वैसी ही खुशगवार हो जाए जैसे बचपन में उसके साथ थी। ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू। जो फादर है वो चाहता है कि जो इस बेटे के साथ उसका मसला है वो ख़त्म हो जाए, अमन आ जाए, एंड रेडी टू फॉरगिव ईच अदर, और वो एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं बाय सम प्रिटेक्स्ट, जिसके लिए वो कोई बहाना चाहते हैं ताकि एक दूसरे के साथ फिर से वो अमन से रह सके। सो ये जो पोएम है, द पोएम इज़ अबाउट द कन्फ्यूजन एंड जनरेशन गैप। पोएम में जो है एक तो है कन्फ्यूजन जो आता है रिलेटिव्स के दरमियान, फैमिली जो ये रिलेटिव्स होती हैं, एंड जनरेशन गैप, और जो जनरेशन गैप है उसके बारे में। दे डोंट हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बन रही है जिस चीज़ पे ये मुतफिक हो। तो नाउ दे डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन, और उनको फिर लगता है कि उनके दरमियान अब कॉमन कुछ भी नहीं है। जो फादर कह रहा है कि मुझे अब अपना बेटा समझ नहीं आ रहा है, उसके प्रायोरिटीज़, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स वो सब चेंज हो गए हैं। सो this was about the poem, and now we will go through the central idea of this poem। जो इस poem का central idea है वो हम देखेंगे। The central idea of the poem is the generation gap। जो central idea है, basic theme है इस poem का एक, वो है generation gap, जो occurs when the communication link between two generations break। और वो generation gap तब ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं जब जो generations होते हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक जो उनके बीच में हो वो ख़त्म हो जाए, ड्यू टू म्यूचुअल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
चाहे उनके जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो वो नहीं आ रही हो, टॉलरेंस बर्दाश्त एक दूसरे को के लिए वो ख़त्म हो रहा हो, और एक्सेप्टेंस, और वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो द अनहैप्पी father complains that he cannot understand his child. So in this very lesson we have learned that this unhappy father, this anguished father complains or grudges that he cannot understand his child, that now he is not able to understand his child. जो फादर है वो एक तरह का शिकवा कर रहा है कि अब उसको अपना ही बेटा समझ नहीं आ रहा है कि उसका बेटा आखिर चाहता क्या है। डेस्पाइट हैविंग लिव इट टुगेदर, अगरचे वो बरस से एक साथ बहुत सारे सालों से, जब से ये बच्चा इसका बेटा पैदा हुआ तब से इकट्ठे रह रहे हैं, फॉर सो मनी ईयर्स इन द सेम हाउस, अगरचे इसी फादर का जो घर है उसी में ये दोनों बाप बेटा बहुत टाइम से रह रहे हैं, लेकिन अब इसका बेटा जो है ही हैज़ चेंज्ड टू ए डिफरेंट लेवल, उसकी जो तब्दीली आ गई है वो उसका फादर जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज द समरी ऑफ दिस लेसन, हम इसकी समरी भी देखेंगे जो ये लेसन है। द पोएम डिस्क्राइब्स द ट्रबल्ड रिलेशनशिप बिटवीन ए फादर एंड हिज सन। जो बेसिक जो ये लेसन जो है वो एक्चुअली हैं जो ट्रबल्ड रिलेशनशिप हैं, जो रिलेशनशिप स्ट्रेन हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं बिटवीन ए फादर, एक तो फादर एंड इट्स सन जो इसका बेटा है, एक बाप और बेटे के दरमियान जो रिश्ते में दरार आ गई है, एक गैप पैदा हो गई है, तो लेसन उसी बारे में है। द पोएम टॉक्स अबाउट जनरेशन गैप बिटवीन द फादर एंड द सन। जो पोएम है वो जनरेशन गैप के बारे में बात कर रही है जो इन दोनों के दरमियान आ रही है। एंड वॉइस इज़ द फादर्स पेन, और जो ये इसमें खासकर जो बाप को जो तकलीफ़ महसूस हो रही है इस चीज़ से वो शायर ने बयान किया। एंड हेल्पलेसनेस, और एक बेबसी इन फेलिंग टू अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड, क्योंकि उसको अब अपने बेटे के साथ जो वो नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है, उसके साथ उसकी अब नहीं बन रही है, जो घर का सिस्टम है वो ठीक से नहीं चल रहा है बाप बेटे के दरमियान। द फादर वांट इज़ द सेम काइंड ऑफ बॉन्ड, जो फादर है वो फिर से वैसा ही बॉन्ड, वैसा ही रिश्ता चाहता है विद हिज सन, अपने बेटे के साथ। एंड एज ही हैड व्हेन द सन वाज ए लिटिल चाइल्ड, जैसा कि उस वक्त बाप बेटे के दरमियान मोहब्बत का एक रिश्ता था जब ये बेटा बहुत छोटा बच्चा था। बट नाउ साइलेंस इज़ व्हाट सराउंड्स, लेकिन अब उन दोनों के दरमियान खाली खामोशी ही रह गई है। देयर रिलेशनशिप एंड व्हाट सराउंड्स देयर रिलेशनशिप, उनके जो रिलेशनशिप है उसमें एक खामोशी रह गई है। एंड देयर इज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम, और इन दोनों के दरमियान जो एक कम्युनिकेशन है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल लैक हो गई है, वो अब नज़र नहीं आ रही है, एक दूसरे से बिल्कुल अब वैसी बातचीत नहीं हो रही है इन दोनों के दरमियान। दो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, अगर जो वो इस घर में कई सालों से इकट्ठे रह रहे हैं, दे बिहेव एज स्ट्रेंजर्स, उनका जो अब एक दूसरे के साथ बिहेव है, बर्ताव है, दे आर जस्ट लाइक स्ट्रेंजर्स, जैसे दो अजनबी आपस में मिल रहे हो जिनका आपस में कोई वास्ता नहीं है। तो फादर सीज हिज सन एज द प्रोडिगल सन, जो फादर है वो अपने बेटे को एज प्रोडिगल समझ रहा है, क्योंकि जनरेशन गैप है, उसका बेटा जो है वो मॉडर्न एक नए दौर से आया है, नए दौर में पैदा हुआ है, तो जो फादर है उसको लग रहा है कि मेरा बेटा जो है ही इज़ बिहेविंग प्रोडिगल, वो फजूल खर्च है, ऐसे ही पैसे फजूल में ज़ाया कर रहा है। हु वुड सून रिटर्न टू हिज फादर्स हाउस, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर उसका बेटा उसके घर वापस आ जाए, विच वॉज वंस इज वेरी ओन, जो इससे पहले उसका अपना ही घर था जिसमें ये उसका बेटा रहता था। द फादर इज अनएबल टू अंडरस्टैंड वाई इन हिज ग्रीफ ही बिकम्स एंग्री विद हिज सन, और जो फादर है उसको ये बात भी समझ नहीं आ रही है कि इस गुस्से की वजह से, इस ग्रीफ की वजह से वो अपने बेटे पे एंग्री क्यों हो रहा है, उसको अपने बेटे पे गुस्सा क्यों आ रहा है। सो दिस शोज दैट द फादर इज़ समवट फ्रस्ट्रेटेड, जो फादर हैं वो एक तरह की उसमें एक फ्रस्ट्रेशन है। एज देयर इज स्टिल लव बिटवीन बोथ ऑफ देम, चूँकि इन दोनों के दरमियान अब भी वैसा ही प्यार है। दे ट्राई टू फाइंड आउट ए वे टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस, वो फिर से अपनी जो डिफरेंसेस हैं, अपनी जो गैप हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको फिर से दूर करना चाहते हैं। बट दैट सीम्स फ्यूटाइल, लेकिन उनको लग रहा है कि ये होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी बहुत दूर जा चुके हैं। एलिजाबेथ जेनिंग्स सेज दैट फादर्स एंड सन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड शुड लर्न टू लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड। और फाइनली वी हैव सीन दैट दिस राइटर हैज़ गिवन a sort of a reference in the poem at the end of this poem himself, that those fathers and sons
ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बाप हैं और बेटे हैं पूरी दुनिया में, उनको ये बात समझनी चाहिए दैट दे हैव टू लिव, दैट दे शुड लर्न टू लिव ऑन द सेम ग्लोब, कि वो इसी ज़मीन पे इकट्ठे रहे एंड सेम लैंड, और इसी धरती पे। तो द पोइम टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ये जो पोइम है उसका एक यूनिवर्सल थीम है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे दरमियान फैमिलीज़ में ऐसी होती हैं, और ख़ासकर जो पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन हैं उनके दरमियान ऐसे जो इश्यूज़ होते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। द पोइम टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल प्रॉब्लम, जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम शायर ने इस पोइम में बताई हैं वो कौन सी हैं? लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, जो रिश्तों में दरार आ जाती है, गैप आ जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और जो अंडरस्टैंड एक दूसरे की हम बात को समझ नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते, एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और जो कम्युनिकेशन की जो लैक हैं, जो एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से ये जो ये मसले आ जाते हैं। सो दिस वाज द समरी ऑफ द पोइम। अपार्ट फ्राम दिस वी विल गो टू इट इज़ लिटरेरी डिवाइसेस, जो लिटरेरी डिवाइसेस शायर ने इसमें बयान किए हैं वो भी हम देखेंगे क्या क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है दैट इज़ द सिमली, जो तशबीह का इस तशबीह जो शायर ने इस्तेमाल की है। कंपैरिजन और सिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू थिंग्स, जैसे हम लाइक एंड सो इस्तेमाल करते हैं और कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, तो वो शायर ने इस्तेमाल किए हैं। जस्ट लाइक, जैसे इस पोइम में एक जगह आया है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं जैसे हम स्ट्रेंजर्स। शायर ने यहाँ पे लाइक इस्तेमाल किया है, तो स्ट्रेंजर्स, बाप और बेटे को यहाँ पे स्ट्रेंजर्स के साथ तशबीह दी है, सिम्प्लीफाई किया है। एंड देन देयर इज़ एलिटरेशन, रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स। एलिटरेशन का भी जो लिटरेरी डिवाइस है दैट हैज़ ऑल्सो बीन पुट टू यूज़ बाय पोइटस इन दिस पोइम, वो भी शायर ने इसमें इस्तेमाल किया है इसको एक इफ़ेक्ट देने के लिए। द जस्ट लाइक जो कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वायर साइलेंस सराउंड्स अस, तो शायर ने इसमें जो कंसोनेंट साउंड बार बार रिपीट किए हैं दैट इज़ द स, एस की साउंड, एस यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो तकरीबन 5 जगह पे शायर ने रिपीटेडली जो एलिटरेशन यहाँ पे इस्तेमाल की है, कंसोनेंट साउंड्स को रिपीट किया है। एंड देन देयर इज़ द मेटाफर, इस्तिआरा, जब हम खाली क्वालिटीज़ को कंपेयर करें एक दूसरे के साथ विदाउट यूजिंग सो और लाइक, लेकिन हम उनके दरमियान सो और लाइक के जो लफ्ज़ हैं, वर्ड्स हैं, वो इस्तेमाल ना करें। तो द सीड आई स्पेंट और सोन इट वायर, द लैंड इज़ हिज एंड नॉन ऑफ माइन, आई वुड हैव हिज प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। तो यहाँ पे शायद ने जो बेटे को, जो ये बाप है, उसने अपने बेटे को सीड के साथ तशबीह दी है, बीज के साथ, जैसे वो ज़मीन में बोते हैं तो उससे फिर पेड़ बनता है, पेड़ उगता है, तो शायद ने यहाँ पे सन को जो है वो सीड के साथ तशबीह दी है। सो हियर ही यूज़ द लिटरेरी डिवाइस मेटाफर। इसके बाद जो फोर्थ वाला है दैट इज़ द एंजॉयमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ रिटर्निंग लाइन्स फ्रॉम वन लाइन टू अनदर, जो रन ऑन लाइन्स हैं या जिनका जैसे एंड नहीं होता है, एक लाइन का एक हिस्सा दूसरे लाइन के हिस्से में आता है और फिर वो वैसे ही कंटिन्यू करता है, फिक्स्ड वो लाइन के हिसाब से सेंटेंस एंड नहीं होता है, जो पोइटिक लाइन्स होती हैं, स्टंजाज होते हैं, तो वो रन ऑन लाइन्स भी कहते हैं। जैसे हमने इसमें देखा है कि जब हम ये पोइम पढ़ रहे थे तो इसमें जो लाइन्स थी वो एक दूसरे के साथ टच में थी, तो बॉन्डेड थी, सो दैट इज़ कॉल्ड एंजॉयमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। सो द राइटर है यूज दीज डिवाइसेस सिमली, एलिटरेशन, मेटाफर एंड एंजॉयमेंट, लिटरेरी डिवाइसेस जो शायर ने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। सो दिस वाज अबाउट द पोइम फादर एंड सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। होप यू हैव अंडरस्टूड। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है जो हम पढ़ाते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी व्यू दे, ताकि फ्यूचर में जो दूसरी चीज़ें ग्रामर और जो दूसरे क्लासेस की वीडियो वो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।